प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका इस सेशन में एक बार फिर वेलकम। आज हम पढ़ेंगे कि अनुपातों से हम प्रतिशत किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमको कभी किसी वस्तु या राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए गए होते हैं और उनको हमको बदलना होता है प्रतिशत में। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हम अनुपात दिए गए होने पर उनको प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि रीना की माताजी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल और 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। तो इडली के ऐसे मिश्रण में हमें ज्ञात करना है कि उड़द की दाल व चावल की दाल का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हम इसको किस प्रकार करते हैं। तो देखिए मिश्रण को हम अनुपात के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। हमको एक तो दिया हुआ है यहाँ पर चावल और एक दी हुई है उड़द की दाल। तो चावल अनुपात उड़द की दाल। तो चावल और उड़द की दाल जब हम मिला देते हैं तो हमारे को प्राप्त होती है इडली। आप सब बच्चों को बहुत पसंद भी होगी इडली, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही पाचक होती है। बहुत जल्दी पचने वाला खाद्य पदार्थ है इडली, जो हमारे दक्षिण भारत में अधिकतर खाया जाता है, लेकिन हम आजकल इसको उत्तर भारत में भी प्रयोग करने लग गए हैं। तो चावल अनुपात उड़द की दाल जब हम लिखेंगे तो हमको दिए हुए थे कि 2 भाग चावल और 1 भाग उड़द की दाल। तो इस तरह से दोनों का अनुपात हो गया 2:1। अब हम कर देंगे अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग करने पर जो भी अनुपात हमको दिए गए हैं उनका करना पड़ेगा हमको जोड़। 2 + 1 = 3। तो अनुपातों का योग हमें प्राप्त हो गया 2 + 1 = 3। अब हम ज्ञात कर लेंगे कि मिश्रण में चावल का प्रतिशत। तो देखिए मिश्रण में चावल का प्रतिशत, क्योंकि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, ध्यान कीजिए प्रतिशत, अर्थात हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको चावल का भाग निकालना पड़ेगा भिन्न के रूप में। तो देखिए चावल पहले है, यहाँ पर पहले वाला अनुपात कितना है 2, अर्थात चावल का प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो चावल का अनुपात आएगा ऊपर और नीचे आएगा हर में अनुपातों का योग। तो 2/3 × 100, क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं तो इसलिए गुणा किससे कर दिया हमने, इसको 100 से कर दिया। तो 100 × 2 होता है 200 और बटे में है 3, तो 200/3। अब इसमें हम भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे 20 में तो जाएगा 6 बार 3 छिक्के 18, फिर भाग गया 2, फिर हो गया 20, तो वापस 3 छिक्के 18, तो 66, शेष बच गया 2 और बटे में आ जाएगा 3। तो 66 सही 2/3 प्रतिशत। तो इस तरह जो ये पूरा मिश्रण था चावल और उड़द की दाल का, उसमें चावल का प्रतिशत है 66 सही 2/3 प्रतिशत। आप इस मिश्र भिन्न की जांच कर सकते हैं। 66 को 3 से गुणा कीजिए 198, 2 जोड़िए 200, तो 200/3 अर्थात 66 सही 2/3 प्रतिशत। अब हमको ज्ञात करना है इसी में उड़द की दाल का प्रतिशत। तो देखिए उड़द की दाल का प्रतिशत, तो पहले हम देखेंगे उड़द की दाल से हमको भिन्न कितनी प्राप्त हुई। उड़द की दाल का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको 1, और अनुपातों का योग है 3 और गुणा में आ जाएगा 100। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 100 × 100/3। तो 100 में हम भाग दे देंगे 3 का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा उड़द की दाल का प्रतिशत। तो देखिए 3 किया 9, 10 में से 9 गए, 1 बच गया, 1 के आगे उतारा 0, 10 हो गए वापस। फिर 10 में वापस 3 का भाग जाएगा 3 बार, शेष बचेगा 1 और भाग दिया था हमने 3 का। तो इस तरह से उड़द की दाल का प्रतिशत हो गया 33 सही 1/3। तो इस तरह जब हमको अनुपात दिए गए हो तो हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमको उदाहरण में दिया गया रवि, राजू तथा राय में 250 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग
और राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला तथा उनका प्रतिशत कितना था। तो देखिए रवि को मिल रहे हैं 2 भाग, राजू को मिल रहे हैं 3 भाग और राय को मिल रहे हैं 5 भाग। तो पहले हम निकाल देंगे इनका अनुपात कितना कितना है। देखिए सबसे पहले रवि है, फिर है राजू और फिर है रॉय। तो देखिए तीनों का अनुपात हो गया 2:3:5। अब हम कर लेंगे अनुपातों का योग। जो अनुपातों का योग है वो हो जाएगा इन तीनों अनुपातों का जोड़। तो कितना हो गया जोड़, देखिए 2 + 3 + 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो इस तरह से अनुपातों का योग हो गया 10। अब क्या करना है हमको, केवल हमको जो कुल रुपए दिए हुए कितने रुपए बांटने हैं, कुल धन कितना है 250 रुपए। तो कुल धन बराबर लिख देंगे 250 रुपये। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया कुल धन 250 रुपए, जिसको हमको 3 भागों में बांटना है और उनका अनुपात है 2:3:5। तो हम देखते हैं पहले रवि को कितना धन मिला। तो रवि को मिला धन बराबर, रवि का अनुपात देखिए कितना है 2, अनुपातों का योग देखिए 10 और कुल धन है 250। तो ये आपको ध्यान रखना है सूत्र कि जिसका भी हमको मान ज्ञात करना है उसका अनुपात अंश में, अनुपातों का योग हर में, और जो हमको कुल दिया हुआ है वो आएगा गुणा में। 1 0 से 1 0 कट गई, क्या बचा 25 × 2 अर्थात 25 दूनी 50 रुपए। दूसरा है राजू। तो राजू का धन जब हम निकालेंगे तो देखिए राजू का धन बराबर, अनुपात अब है हमारे पास में 3/10 × 250। 1 0 से 1 0 कट गई, 25 × 3 हो गया 75 रुपए। और तीसरा हमारा है रॉय। तो रॉय का धन या रॉय को मिला धन बराबर 3/10 की जगह लिखना पड़ेगा, अनुपात कितना है 5 और बटे में आएगा 10 × 250। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 25 को गुणा करेंगे 5 से, 25 पंजे 125। तो इस तरह से ये हमने पहले निकाल लिया कि प्रत्येक को कितना धन मिला। अब हमको जांच करनी है कि ये धन बिल्कुल सही आया है कि नहीं आया। तीनों का जोड़ कर लीजिए, 125 और 75 200 और 50 250। तो देखिए हमारा कुल धन भी कितना था 250 और हमको तीनों धनों का जो योग है वो भी कितना प्राप्त हो गया 250। अब हमको एक और ज्ञात करना है कि इनको कितने कितने प्रतिशत मिला है। तो पहले हम देखेंगे रवि को कितना प्रतिशत मिला। तो रवि को मिला बराबर, प्रतिशत अभी आपको बताया था पिछले में कि प्रतिशत में बदलने के लिए जो भिन्न होती है उसको हम किससे गुणा करते हैं 100 से। तो 2/10 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20%। क्योंकि रवि की भिन्न है 2/10, प्रतिशत में बदलना है, गुणा किया 100 से तो प्राप्त हो गया 20%। इस तरह से राजू को मिला, जो राजू की भिन्न है उसको भी गुणा कर देंगे हम 100 से। तो 3/10 गुणा 100, 1 0 से 10 दिया 30%। तो इस तरह से राजू की भिन्न आ गई 30%। तीसरा कौन बचा है राय। तो राय का जो मिला है वो आपको अपने आप निकालना है कि राय को कितना प्रतिशत धन मिला है। ये आप अपने आप ज्ञात करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के
तीनों कोणों में अनुपात हमको दिया गया है 2:3:4, तो उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। इसमें हमको एक हमारा प्रश्न था, पहले हम पढ़ चुके हैं, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः योग कितना होता है, बताइए। हमने पढ़ा था पिछली प्रश्नावली में, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः योग बताओ 180 डिग्री, शाबाश। तो इस तरह से वो इसमें हमारे नियम या त्रिभुज का गुण काम आएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको अनुपात दिया गया है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, पहला कोण अनुपात दूसरा कोण अनुपात तीसरा कोण। तो ये तीनों कोणों का अनुपात हमको दिया गया है 2:3:4। तो सबसे पहले करेंगे हम अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग करेंगे तो देखिए 2 + 3 + 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 प्राप्त हुआ हमें। तो 9 प्राप्त होने के बाद में अब हमको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग वो आप सब जानते हैं, भी बताया था, 180 डिग्री, अर्थात वो कुल योग है अपना तीनों कोणों का 180 डिग्री। अब हमको इस 3 भागों में बांटना है। तो पहले हम पहला कोण ज्ञात करेंगे, तो पहले कोण की माप, तो पहले कोण की माप ज्ञात करेंगे। तो आपको बताया था सूत्र किस तरह बनता है, जो ज्ञात करना है उसका अनुपात अंश में आएगा, अनुपातों का योग आएगा हर में, और गुणा में आएगा जो हमको कोणों का योग दिया गया है। तो देखिए 180 और 9 आपस में कट सकते हैं, क्योंकि 9 के भाड़े में आता है 18, तो 9 से काट देंगे 18 को, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से हमने काटा, तब प्राप्त हो गया ऊपर जो बचा 20 × 2, अर्थात पहले कोण की माप कितनी हो गई, 20 दूनी 40। तो यहां लिख देंगे 40 डिग्री। इसी तरह दूसरे कोण की माप, जो दूसरा कोण है वो देखिए कितना है, उसका अनुपात 3। तो यहां पे हम लिख देंगे 3/9 × 180। अब आपने एक बार इसको काट लिया, तो बार बार आप काटेंगे तो वही संख्या आने वाली है, बदलेगी नहीं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 20 डिग्री। अब 20 को गुणा करेंगे हम 3 से, तो प्राप्त हो जाएगा 20 × 60। इस तरह से दूसरा कोण भी प्राप्त हो गया 60 डिग्री। अब देखते हैं तीसरा कोण कितना आता है। तीसरे कोण की माप बराबर, तीसरे कोण का अनुपात दिया हुआ है 4 बटे में आ गया 9 गुणा 180 डिग्री। पुनः काटेंगे तो कट जाएगा ये 20 बार, 20 को गुणा करेंगे 4 से, अर्थात 20 चौके लगाए एक खिलाड़ी ने, कितने रन हो गए, 80 रन। लेकिन यहाँ पे रन की जगह हमको लगाना है डिग्री, क्योंकि ये क्या है, हम सब क्या ज्ञात कर रहे हैं, ये कोण ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात हो गया, 40, 60 और 80। जोड़ के देख लीजिए, इन सबका जोड़ कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो इस तरह से जो हमने ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल माप हमारी बिल्कुल सही है। अब जो हमारे अगला उदाहरण है वो आधारित है बढ़त या घटक ज्ञात करना, और वो भी प्रतिशत में। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, तो वो कितने प्रतिशत कम हुआ या कितने प्रतिशत बढ़ा, ये हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे कमीज का मूल्य 280 रुपए से घटकर 210 रुपए हो गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मूल्य में क्या हो रही है, यहाँ पर कमी। तो हम ज्ञात करेंगे पहले मूल्य में कमी। तो मूल्य में कमी जब हम ज्ञात करेंगे, तो हमारा जो पहले वाला मूल्य है उसमें से हम घटा देंगे, तो 280 माइनस 210 यहाँ पर प्राप्त हुआ। हमें घटाने पर कितना रुपए प्राप्त हुआ बताइए, 70 रुपए।
तो इस तरह से हमारा मूल्य जो कम हुआ वो कितने रुपए प्राप्त हो गया, 70 रुपए। अब हमको ज्ञात करना है कमी प्रतिशत। तो देखिए इसको हम लिखेंगे किस तरह से ज्ञात करेंगे, कमी प्रतिशत बराबर जो हमें कमी हुई है वो बटे प्रारंभिक जो मूल्य है। ध्यान कीजिए प्रारंभिक जो मूल्य है कमीज का, क्योंकि कमी उस मूल्य पर ही हुई है और प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो देखिए अब कमी की जगह लिख देंगे हम 70 रुपए बटे प्रारंभिक मूल्य कितना है 280 रुपए, गुणा में आ जाएगा 100। तो हम देखेंगे कि जो संख्या कट रही है ऊपर से नीचे उसको काट देंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर कोई सी भी आप जीरो इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं। 7 के पाड़े से 28 कटेगा, कितनी बार, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो यहाँ पर बच गया 1/4 और गुणा में रह गया 100। तो 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100 और बटे में आ जाएगा 4। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8, बच गया 2, 2 के आगे उतारा 0, तो हो गया 20। 20 में हम 4 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार। तो इस तरह से जो कमी हुई है वो हो गई 25% कमी। तो अंतर केवल इतना रहेगा, अगर वृद्धि हो रही होगी तो हम यहाँ कमी की जगह क्या लिखेंगे, वृद्धि मूल्य में वृद्धि, और यहाँ पर भी आ जाएगा वृद्धि प्रतिशत, फिर यहाँ पर वृद्धि आएगा बटे में। हमेशा जो प्रारंभिक मूल्य है, कमी या वृद्धि जो भी होगी वो हमेशा किस पे होती है, प्रारंभिक मान पर या मूल्य पर होती है। तो बटे में आपको वही लिखना है। तो इस तरह से कमीज के मूल्य में कितनी कमी हो गई, 25% की। तो देखिए अब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो हमारे आज के समय से संबंधित है। आप देख रहे होंगे आजकल पेट्रोल की दर बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे ही आपकी माताजी कहती हैं कि उनके बचपन के समय पेट्रोल की दर 1 रुपए प्रति लीटर थी और आजकल यह दर 52 रुपए प्रति लीटर है। तो हमको ज्ञात करना है कि पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। ये आपकी माताजी के समय की बात चल रही है कि जब वो छोटी थी तब 1 रुपए में आता था और जब वो बड़ी हुई अर्थात आजकल वो कितने रुपए में आ रहा है, 52 रुपए प्रति लीटर में। तो अब देखिए प्रारंभिक मूल्य हमको पेट्रोल का दिया गया है 1 रुपए प्रति लीटर। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर 1 रुपए और जो वर्तमान मूल्य है पेट्रोल का वो दिया गया है हमको 52 रुपए। कितना मूल्य दिया गया है, 52 रुपए। तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, देखो कैसे हुई है। तो इसलिए पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि, तो पेट्रोल के मूल्य में जो वृद्धि है वो वर्तमान मूल्य में से हम घटा देंगे प्रारंभिक मूल्य को, 52 माइनस 1। तो 52 माइनस 1 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 51 रुपए, अर्थात पेट्रोल में 51 रुपए की वृद्धि हो चुकी है प्रारंभिक मूल्य की तुलना में। अब हमको ज्ञात करना है इसका प्रतिशत, इसलिए वृद्धि प्रतिशत कि ये जो 51 रुपए बढ़े हैं ये कितना प्रतिशत है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ऊपर आएगी वृद्धि की राशि, वृद्धि कितनी हुई है वो ऊपर, बटे में आएगा प्रारंभिक मूल्य और गुणा में आ जाएगा 100, क्योंकि हम इसको किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं, इसलिए गुणा में क्या आएगा 100 यहाँ पर। तो वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य गुणा 100, वृद्धि है हमारी यहाँ पर, देखिए कितनी वृद्धि है यहाँ पर हमारे पास में, जो वृद्धि है वो है 51, प्रारंभिक मूल्य था हमारा 1 और गुणा में है 100। तो 51 में आप 1 का भाग देंगे तो 51 ही प्राप्त होने वाला है, उसको 100 से गुणा करेंगे
तो आ जाएगा 5100%। तो देखिए कितने ज्यादा मूल्य बढ़ चुका है। जब आपकी मम्मी छोटी थी, उनका बचपन था, तो पेट्रोल 1 रुपए में आता था और वर्तमान में पेट्रोल आ रहा है 52 रुपए में। तो उनके मूल्य में देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 5100 अर्थात 5125 की वृद्धि हो चुकी है। इस तरह से आप तुलना कर सकते हैं कि जब आप छोटे थे 2 साल के, तब पेट्रोल कितने रुपए का आता था। आज आप 12, 13 या 14 साल के हैं तो पेट्रोल कितने रुपए का आ रहा है, तो आप उसकी वृद्धि भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा एक और नया टॉपिक है, क्रय तथा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस भी मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कहलाता है उसका क्रय मूल्य। जैसे आप दुकान पर गए और आपने एक पेंसिल खरीदी 5 रुपए की, तो वो 5 रुपए कहलाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो कहलाता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब दुकानदार ने आपको वो पेंसिल कितने रुपए में बेची, 5 रुपए में बेची, तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, वो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य। ऐसे ही आप टीवी खरीद के लाए 10,000 रुपए का, तो वो हो गया टीवी का क्रय मूल्य। अब आपने उस टीवी को बेच दिया 12,000 रुपए में, तो वो हो गया उसका विक्रय मूल्य। या आपने उसको बेच दिया 8,000 रुपए में, तो वो भी क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो इस तरह से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब ये कम या ज्यादा होता है तब हमारे जो ऊपर होता है उस पर लाभ होता है या हानि होती है। तो देखिए, जब क्रय मूल्य कम होता है विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। ध्यान दीजिए, तो होता है लाभ। तो लाभ जब हमको ज्ञात करना हो तो हम सूत्र लगा सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। और जब क्रय मूल्य अर्थात खरीदा गया मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, तो होती है हमें हानि। तो ये ध्यान रखना है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ हुआ है, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो क्या हुई है, हानि। तो हानि का सूत्र हम क्या लिखेंगे, हानि बराबर, बिल्कुल लाभ का उल्टा सूत्र आएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा हमारा है, जब कंडीशन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होते हैं, और जब क्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य के, तो लिख देंगे हम क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अर्थात आपने जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी है उसी मूल्य पर आपने उस वस्तु को क्या किया है, बेच दिया है। तो इसमें हमें न लाभ होगा और न हानि होगी। तो न लाभ न ही हानि। तो इस तरह से वस्तु के खरीदने या बेचने अर्थात क्रय और विक्रय से संबंधित ये हम 3 कंडीशन काम में लेते हैं हमारे जीवन में। आप ये कंडीशन अपने जीवन में कभी भी काम में लेते हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई वस्तु खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो आपको कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, और कभी न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। अब एक हमारा उदाहरण है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदी तथा 400 रुपए में बेच दी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो हमको इसमें दिया हुआ नहीं है कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो अभी हमने जो कुछ नियम पढ़े थे उनके आधार पर हम ज्ञात करेंगे कि क्या उसको हो रहा है। तो पहले देखिए, कुर्सी का क्रय मूल्य जो खरीदा गया है वो कहलाएगा कुर्सी का क्रय मूल्य। वो हमको दिया हुआ है 375 रुपए। फिर दूसरा हमको दिया हुआ है बेचने का मूल्य, तो वो कहलाएगा कुर्सी का विक्रय मूल्य, जो हमको दिया हुआ है 400 रुपए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से क्या है, कम है। तो लिख देंगे हम चूंकि क्रय मूल्य, ध्यान कीजिए चूंकि का निशान है ये, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, इसलिए क्या होगा उसको ध्यान कीजिए, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, अर्थात उसने खरीदी कम में और बेची ज्यादा में है, तो उसको फायदा हुआ है। तो फायदा अर्थात लाभ, इसलिए लाभ हुआ। तो पहले हम ज्ञात करेंगे लाभ की राशि। तो लाभ बराबर सूत्र होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमको दिया गया है 400 रुपए और क्रय मूल्य दिया गया है 375 रुपए। 400 में से 375 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 25 रुपए। तो लाभ हो गया 25 रुपए। हमको ज्ञात लाभ तो करना ही है, लेकिन साथ में क्या करना है, प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत, तो देखिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं इस लाभ को, तो हमको किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। और हम ये किस पे निकालते हैं, लाभ या हानि जो भी हम ज्ञात करते हैं किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। इसलिए लाभ होगा तो लाभ ऊपर आएगा, क्रय मूल्य नीचे आएगा। हानि होगी तो हानि ऊपर आएगी, क्रय मूल्य नीचे आएगा। तो ये ध्यान रखना है, लाभ और हानि दोनों का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो 25 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य है हमारा 375 रुपए। तो देखिए अब आपको 25 का पाड़ा अगर आता है तो आप बहुत आसानी से इसे कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 25 एकम, यहाँ पर भी 25 एकम 25, 37 में से 25 गए, बच गए 12। 12 के आगे उतारेंगे 5 तो हो जाएगा 125। 25 पंजे होता है 125। तो अब हमारे पास बच गया ऊपर तो 100 गुणा 1 अर्थात 100 और बटे में बच गया 15। तो ये भी देखिए अभी कट रहा है वापस। आपको कल बताया था पिछले सेशन में कि 0 और 5 अगर इकाई का अंक आता है तो उसमें हम 5 से इसको काट सकते हैं। तो 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0। तो बचा हमारे पास अंत में प्राप्त हुआ 20/3 प्रतिशत। अब ये विषम भिन्न है तो इसको हमको बदलना पड़ेगा मिश्र भिन्न में। 20 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 3 छिक्के 18, शेष बचा 2 बटे में आ जाएगा 3। तो इस तरह से जो हमें लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ वो हुआ 6 सही 2/3 प्रतिशत। तो इस तरह से किसी सवाल में आपको हानि भी हो सकती है। हानि होगी तो सूत्र लगेगा यहाँ पर हानि का और यहाँ पे भी लगेगा हानि प्रतिशत का। इस सूत्र में कोई अंतर नहीं है, केवल लाभ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आपको हानि लिखनी पड़ेगी। तो ये सवाल हमारे दैनिक जीवन पर आधारित है क्योंकि क्रय और विक्रय हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज के सेशन में हमने दिए गए अनुपातों को प्रतिशत में बदलना सीखा और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया होने पर लाभ ज्ञात किया या हानि ज्ञात की या उनका प्रतिशत ज्ञात किया। तो आज का सेशन ध्यान कीजिए हमारे दैनिक जीवन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हमको
लाभ और हानि ज्ञात करनी पड़ती है। तो आज का सेशन आप बहुत ध्यान से देखें और इस पर आधारित सवालों को हल करें।